मुझे खुशी हो रही थी कि उन्होंने डॉक्टर साहब को मरने के बाद ही सही माफ कर दिया था। शायद मौत के साथ ही इंसान की सारी गलतियां माफ कर दी जाती है, मगर एक सवाल नासुर बनकर पूरी जिंदगी मेरी यादों में रीसता रहेगा। काश ये माफी पहले दे दी जाती तो शायद डॉक्टर साहब आज जिंदा होते। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बंटी अब नहीं रहा। मैं स्मशान में बने बेंच पर अकेला बैठा सामने जल रही चीता को एकटक देखे जा रहा हूँ। जब से डॉक्टर सक्सेना को चीता पर लिटाया गया, तब से मेरी नजर चीता पर ही टिकी हुई है। उनके दोस्त, यार, सगे संबंधी सभी लोग जा चुके हैं। चीता के ठंडे होने का भी किसी ने इंतजार नहीं किया। मुखाग्नि देने वाले उनके इकलौते बेटे ने भी स्मशान के कर्मचारी को राख एक मटकी में रखने के लिए कह दिया और 500 का एक नोट उसको पकड़ा कर वह भी चल दिया। इसे आज की दुनिया का दस्तूर कहे, वक्त की कमी कहे या डॉक्टर साहब के बुरे कर्मों की सजा, मेरी तो समझ से परे है। डॉक्टर साहब के पास भी तो दुनियादारी निभाने के लिए कहाँ समय रहता था। मरीज उन्हें भगवान मानते थे क्योंकि वे उनकी जान बचाते थे, मगर डॉक्टर साहब तो मरीज मतलब पैसा मानते थे और गैर कानूनी तरीके से पेशेंट्स से वसूलते भी थे। हालांकि वे सरकारी अस्पताल के मशहूर सर्जन थे और फ्री में इलाज करना उनकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती थी, मगर उन्होंने तो पैसे की लालच में पहले ही अपनी नैतिकता और मेडिकल एथिक्स को बेच दिया था। इसलिए वे उन मरीजों का ऑपरेशन तुरंत कर देते थे जो उनको पैसे दे देते थे, वो भी एडवांस में। उनकी देखा देखी मैं भी उनके रंग में रंग गया और एक वार्ड बॉय की हैसियत से मरीजों को जितना लूट सकता था उतना लूटता रहा। जो मरीज मुझे पैसे देते थे उनका काम तो मैं ठीक से करता था और नहीं देते थे उनका तो आप समझ ही गए होंगे। मगर अब डॉक्टर साहब का हश्र देख मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। डॉक्टर साहब भी तो पछताते हुए ही मरे थे। हालांकि उनका पछतावा बहुत ज्यादा था क्योंकि वो अपनी पैसों की लालच की वजह से अपने खास को खो दिए। मैं तो फिर भी अपने जमीर को ही खोया हूँ, लेकिन आज मेरा खोया जमीर शायद जाग गया है, इसलिए मैं अपने कमीनेपन के बारे में बताने को मजबूर हो गया हूँ। मैं पैसों की लालच में मरीजों के भर रहे जख्मों को भी खुरचकर लहूलुहान कर देता था ताकि उनको दर्द हो और वो ठीक से ड्रेसिंग करने के लिए मेरी जेब भरे। नियति ने डॉक्टर साहब को तो एहसास करा दिया था कि जो बोया है उसे एक दिन अवश्य ही काटना पड़ता है, मगर वो बेचारे तो बहुत ही बुरी तरह काटे। यहाँ तक कि अपनी सगी साली, साड़ू, नवविवाहिता बहू और अपनी बीवी की नजरों में वे बंटी के कातिल बन गए। यूं तो बंटी उनकी साली का बेटा था, मगर डॉक्टर साहब अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार बंटी से करते थे। वो इतना खूबसूरत, प्यारा, हंसमुख और मिलनसार था कि मैं बता नहीं सकता। बंटी की बीवी दिव्या को देखकर लोग दोनों की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते थे। दोनों अपनी नई जिंदगी की उड़ान अभी शुरू ही किए थे कि नियति की उनको नजर लग गई। दिव्या के हाथों की मेहंदी का चटक रंग अभी उतरा भी नहीं था कि उसके सुहाग की चूड़ियां तोड़ दी गई और उसके माथे का सिंदूर पोंछ दिया गया। यह सब कुछ डॉक्टर साहब के कारण हुआ। दिव्या को पति की मौत का ऐसा सदमा लगा कि वो पागल हो गई। डॉक्टर साहब के दोस्त तमाम डॉक्टरों ने अपनी तरफ से उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की, फिर भी दिव्या ठीक नहीं हो पाई। अंत में उसे किसी पागल खाने में भर्ती कराना पड़ा। उसका चेहरा याद आते ही आज फिर मेरे दिल में एक टीस उठने लगी है। मन में एक अनजाना सा डर मुझे अपने आगोश में लेने लगता है कि कहीं मेरा भी वही हश्र ना हो जाए जो डॉक्टर साहब का हुआ। इसलिए मन में आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तभी श्मशान का कर्मचारी आ जाता है और मुझे वहां से जाने के लिए कहता है। उसकी आवाज सुनकर मैं
अपने ख्यालों से बाहर आ जाता हूँ। घड़ी की तरफ देखता हूँ तो पता चलता है कि रात काफी हो चुकी है। मैं भारी मन से वहां से चल देता हूँ। कहते हैं ना कि स्मशान में ही जीवन की वास्तविकता का पता चलता है। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि ये सारा ज्ञान यहाँ से बाहर जाते ही यहीं पर छूट जाएगा और मैं भी दूसरों की तरह अपनी दुनियादारी में खो जाऊंगा। फिर भी मैं डॉक्टर साहब की सभी अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए खुद से वादा कर चुका हूँ। इसलिए तब तक मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकता हूँ। न चाहते हुए भी डॉक्टर साहब को मिली बंटी की मौत की सजा का बवंडर फिर से मेरे दिमाग में उठने लगा है। वो मनहूस दिन आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस दिन डॉक्टर साहब 3 ऑपरेशन करने वाले थे, इसलिए सारी तैयारियां सुबह से ही हो गई थी। डॉक्टर साहब एक मरीज का ऑपरेशन करके बाहर निकले, फिर थोड़ी ही देर में दूसरे ऑपरेशन के लिए भीतर चले गए। तभी कुछ अनजान लोगों द्वारा बुरी तरह जख्मी एक नौजवान को लाया गया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसको वार्ड बॉयज स्ट्रेचर के साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक तरफ रख दिए। इस दरमियान वहां पर मौजूद लोग बस अफसोस करते हुए खड़े हैं, क्योंकि वे सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों को अच्छी तरह जानते हैं। उनके लिए किसी मरीज या उसके सगे संबंधियों का दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता है। तभी तो नर्स और वार्ड बॉयज कई बार ऑपरेशन थिएटर के अंदर बाहर होते हैं, मगर उस घायल की तरफ एक बार भी नहीं देखते हैं। दूसरे मरीज को जैसे ही थिएटर से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही तीसरे मरीज को भीतर ला देते हैं, क्योंकि वे एडवांस पैसे दे चुके हैं। उसका ऑपरेशन होते होते शाम हो गई। मैं कुछ मरीजों की पट्टियां बदलने और छोटे मोटे काम निपटाने के बाद चाय पीने के लिए जाने लगा, मगर नर्स मुझे रुकने के लिए बोलकर वॉशरूम की तरफ चली गई। तभी फोन की घंटी बज गई। मैंने बेमन से फोन उठाया। लाइन पर डॉक्टर साहब की पत्नी घबराई हुई बोली, फौरन डॉक्टर साहब से मेरी बात कराइए। मैं समझ गया था कि कोई इमरजेंसी है, इसलिए मैंने कह दिया कि डॉक्टर साहब तो ओटी में है। वो थोड़ी नाराजगी से बोली, वो जहां भी हो तुम फौरन उनको बताओ कि मेरी बहन के लड़के बंटी का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ अनजान लोग उसे वहीं पर एडमिट कर दिए हैं। उसका ट्रीटमेंट ठीक से होना चाहिए। मैं वहां पर थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। मैं फोन रखकर तुरंत वहां से भागा। मैं जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचा और स्ट्रेचर पर देखा तो अवाक रह गया। ढेर सारा खून बहकर सूख गया था और अभी भी खून बह ही रहा था। मुझे हैरानी हुई कि डॉक्टर साहब के साड़ू का लड़का और डॉक्टर साहब का चहेता बंटी लावारिस की तरह पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। मुझे समझ में आ गया कि उसकी हालत नाजुक है, इसलिए मैं जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में घुसा। वहां पर मौजूद पूरी मेडिकल टीम नाराजगी और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। डॉक्टर साहब भी ऑपरेशन रोककर गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे। वे कुछ बोलते उसके पहले ही मैं बोल पड़ा, डॉक्टर साहब, बंटी बाबू घायल हालत में बाहर पड़े हैं। अभी मेम साहब का फोन आया था, वो भी आ रही है। आप जल्दी से कुछ कीजिए। यह सुनकर सभी लोग एक पल के लिए सन्न रह गए। मैं बदहवास सब बाहर भागा और स्ट्रेचर को अकेले ही धकेलते हुए ऑपरेशन थिएटर के भीतर लाया। बंटी का चेहरा और उसकी हालत देखकर डॉक्टर साहब की भी हालत खराब हो गई। वह जल्दी से बंटी के ऑपरेशन की तैयारी के आदेश दे दिए। मैं बाहर निकल गया। तभी डॉक्टर साहब की पत्नी साली, साड़ू और बंटी की नई नवेली दुल्हन दिव्या और कुछ दूसरे लोग आ गए। मैंने उन्हें बता दिया कि बंटी बाबू का भीतर ऑपरेशन चल रहा है। उन लोगों को मेरी बातों से कितनी राहत मिली मुझे नहीं पता। अलबत्ता मेरी बेचैनी पहले से ज्यादा हो गई और जब मुझसे नहीं रहा गया तो अंदर जाने के लिए मुड़ा। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक स्ट्रेचर बाहर आते दिखा। सभी लोग स्ट्रेचर के पास पहुंचे, तब पता चला कि वह बंटी नहीं कोई और है। एक बार फिर सभी के चेहरे का तनाव बढ़ गया।
बीतते समय के साथ सभी की चिंताएं बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में स्टाफ का आना जाना बढ़ गया। उनके हाव भाव से महसूस होने लगा कि मामला गंभीर होने लगा है। फिर भी मैं डॉक्टर साहब के आए सभी मेहमानों को तसल्ली देता रहा। इतने में कई कारें तेजी से आकर रुकी। उनमें से मेडिकल कॉलेज के कई सर्जन बाहर निकले और तेजी से ऑपरेशन थिएटर में जाने लगे। अब सभी को समझ में आ गया कि मामला बहुत ही गंभीर हो गया होगा। तभी तो शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर सक्सेना को दूसरे सर्जनों की मदद की जरूरत पड़ गई है। किसी अनहोनी की आशंका में सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है। फिर भी वे अपनी भावनाओं को एक दूसरे से छिपाने की कोशिश में लग जाते हैं। ऑपरेशन काफी लंबा चलता है। फिर भी भूखे प्यासे घर वाले अपनी जगह से हिलते नहीं है। इतने में ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और बेहोश बंटी को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला जाता है। उसको देखकर घर वालों के चेहरे पर सुकून के भाव उभर जाते हैं। सभी को यकीन हो जाता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। घर वाले स्ट्रेचर के साथ साथ वार्ड में जाते हैं। बंटी को स्ट्रेचर से उठाकर बिस्तर पर लिटाया जाता है। नर्स जल्दी जल्दी खून की बोतल को टांगती है। घर वाले बंटी के बिस्तर के आसपास खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बंटी थोड़ा सा होश में आ जाता है और दर्द में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। दिव्या से नहीं रहा जाता है और वह भावनाओं में बहकर बंटी के सिर पर प्यार से हाथ फिराने जाती है। तभी नर्स की नजर बंटी के जख्म से बहते खून पर जाती है। वह परेशान होकर सभी को दूर रहने के लिए कहती है। बाकी लोग तो तुरंत थोड़ा पीछे हो जाते हैं, मगर दिव्या अपने ख्यालों में खोई हुई वहीं खड़ी रहती है। तभी बंटी के पिता उसको पकड़कर थोड़ा दूर करते हैं। नर्स डॉक्टर को बंटी की कंडीशन के बारे में बताने के लिए मुड़ती है। सामने से डॉक्टर साहब दूसरे सर्जनों के साथ बात करते हुए तेजी से आ जाते हैं। बंटी के बेड के आसपास कई मशीनें लगा दी जाती है। डॉक्टरों की नजरें मशीनों के स्क्रीन पर टिक जाती है। यह देखकर घर वालों के चेहरों पर जो सुकून के भाव अभी थोड़ी देर पहले आए थे, वो गायब होने लगते हैं। सभी डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मगर मौत बंटी के करीब आने लगती है। डॉक्टर साहब लाचार से बंटी को जिंदगी की जंग हारते हुए देखते रहते हैं। सालों से सफलता के गुमान में आसमान पर उड़ने वाले डॉक्टर सक्सेना आज जमीन पर गिरते दिखते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि वे भगवान होने के भ्रम में इंसान होना भी भूल गए थे। उसी का नतीजा था कि उनका चहेता बंटी घंटों ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ा रहा। अगर उनकी इंसानियत थोड़ी सी भी जिंदा रही होती तो उसका इलाज बहुत पहले कर दिए होते और उसकी जान बच जाती। क्योंकि बंटी तो बहुत ही खुशकिस्मत था कि उसको गोल्डन आवर्स में ही लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। प्रायश्चित के भंवर में फंसे डॉक्टर सक्सेना का दिमाग सुन्न हो जाता है। वे पत्थर की मूर्ति बनकर अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं और दूसरे डॉक्टर बंटी की मौत की घोषणा कर देते हैं। पूरे परिवार के लोग रोने बिलखने लगते हैं। डॉक्टर साहब चाहकर भी सदमे से निकल नहीं पाते हैं। उनको होश तब आता है जब दिव्या उनके सीने से लिपटकर रोती हुई कहती है, आपने मेरे बंटी को क्यों नहीं बचाया? वो तो आपका चहेता था ना, फिर क्यों लेट से किया उसका ऑपरेशन? बोलिए ना मौसा जी, मेरा बंटी। इतना कहती हुई दिव्या बेहोश होकर गिरने लगती है। नर्स और दूसरे लोग उसको संभालते हैं। दिव्या के सवालों ने डॉक्टर साहब के पहले से ही घायल दिल को छलनी कर दिया, इसलिए उनके होंठ बस थरथरा कर रह जाते हैं। मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलते हैं, बस उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शायद मन में चल रहे प्रायश्चित के अंधड़ ने उनको इतना लाचार बना दिया है कि उन्हें आसपास के माहौल का भी होश नहीं है। मैं एकटक उनकी तरफ ही देख रहा हूँ। मेरे दिल में कई बार ये विचार आता है कि मैं उनके पास जाकर उनको अपने गले लगाऊं और उनको सांत्वना दूं, मगर मैं ठहरा एक मामूली सा वार्ड बॉय और वो है बहुत बड़े सर्जन।
इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि मेरा दामन भी तो दागदार है। भले ही मेरे हाथों किसी को मौत नहीं मिली, मगर मैंने अपने मरीजों को दर्द तो दिया है ना। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ और दोस्त यार सभी उनको सांत्वना देने में लग गए। जिन मरीजों के ऑपरेशन को डॉक्टर साहब लाइन अप किए हुए थे, वे और उनके सगे संबंधी भी परेशान होने लगे। भोर होने को आ जाता है, दिव्या को भर्ती कर दिया जाता है। बेटे की लाश के पास रोती बंटी की माँ की भी हालत खराब होने लगती है। तब सभी की सलाह पर उनको यहाँ से हटाकर घर ले जाने लगते हैं। अपने दिल पर पत्थर रखकर डॉक्टर साहब की पत्नी और बंटी के पापा उनको सहारा देकर पैसेज से ले जाने लगते हैं। तभी वार्ड के भीतर दरवाजे के पास दो लोग आपस में बात करते हैं। एक आदमी कहता है, डॉक्टर सक्सेना के पापों की सजा उस लड़के को मिली है। यह सुनकर डॉक्टर साहब की पत्नी और दूसरे लोगों को झटका लगता है। वे लोग तो आगे कार की तरफ बढ़ जाते हैं, मगर मुझसे नहीं रहा गया और मैं उनके पास जाकर उनको खूब डांटा। दिन होते होते डॉक्टर साहब भी फ्रेश होने के लिए अपने घर चले गए, मगर उनका घर अब उनका नहीं रहा। उनकी पत्नी ने डॉक्टर साहब को खूब खरी खोटी सुनाई। वे नहा धोकर जब बंटी की अंत्येष्टि में शामिल होने गए तो वहां पर भी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। बंटी के पापा और उसकी मम्मी ने उनको श्रद्धा सुमन भी चढ़ाने नहीं दिया। सबके सामने हुए अपमान को डॉक्टर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे दिन रात बस बंटी की याद में खोए रहते। हॉस्पिटल की नौकरी भी छोड़ दिए। फिर एक रात वे नींद की ढेर सारी गोलियां खा लिए और मौत की गहरी नींद सो गए। मेरी यादों का ये काफिला तब जाकर रुका जब मैं डॉक्टर साहब के चौथे में शामिल होने उनके बंगले पर पहुंचा। वहां का मंजर देखकर मैं अवाक रह गया। बंटी के मम्मी पापा दोनों लोग डॉक्टर साहब को श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे थे। मुझे खुशी हो रही थी कि उन्होंने डॉक्टर साहब को मरने के बाद ही सही माफ कर दिया था। शायद मौत के साथ ही इंसान की सारी गलतियां माफ कर दी जाती है, मगर एक सवाल नासुर बनकर पूरी जिंदगी मेरी यादों में रिश्ता रहेगा। काश ये माफी पहले दे दी जाती तो शायद डॉक्टर साहब आज जिंदा होते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूलें। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।